ये 3 कंस्ट्रेंट्स हैं। कंस्ट्रेंट 1, इसमें सेकंड वेरिएबल मिसिंग है, सेकंड कंस्ट्रेंट में फर्स्ट वेरिएबल मिसिंग है, और थर्ड में थर्ड। हर वैरायटी इसके अंदर आ गई कि x1 मिसिंग, x2 मिसिंग, और दोनों प्रेजेंट है आपके। और इम्प्लिसिट कंस्ट्रेंट क्या होती है? वो कहती है कि दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होने चाहिए। ये आपका गिवन क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि इसको सॉल्व करें यूजिंग ग्राफिकल मेथड। सॉल्व करने का मतलब है ऑप्टिमल सॉल्यूशंस चाहिए, x1 और x2 का पेयर, और ऑप्टिमल z चाहिए। ठीक हो गया? ऑप्टिमल z चाहिए। अच्छा, इसके लिए सबसे पहला पॉइंट, उस वक्त तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी, स्केलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हम ये स्मॉल स्केल इसीलिए प्रॉब्लम किया कि स्केलिंग की टिप्स आपको बता सकते। आम लेवल पे जब आप किसी और सब्जेक्ट में ग्राफ बना रहे होते थे, तो x और f ऑफ x का सेट आपके पास आ जाए ना, कुछ थोड़ा बहुत, यानी 5 वैल्यूज x की आ जाएं और उसी के रिस्पेक्टिव करस्पॉन्डिंग f ऑफ x, तो आप ग्राफ बना लेते हो। इसी तरह इधर अभी मैं लाइन वाइज प्लॉट करने से पहले देखूंगा पॉसिबल क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। एक कंस्ट्रेंट्स में कितने पॉइंट हम लाइन ड्रॉ करने के लिए लेके आते हैं? कितने पॉइंट्स फाइंड आउट करते थे? एक लाइन प्लॉट करनी, कितने पॉइंट्स चाहिए? 2। उन 2 पॉइंट्स में x1 और x2 एक पेयर, और x1 और x2 दूसरा पेयर, यानी x1 की भी 2 वैल्यूज आ जाएंगी और x2 की भी 2 वैल्यूज आ जाएंगी। दूसरे कंस्ट्रेंट्स में भी x1 और x2 की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, थर्ड में भी 2 आ जाएंगे। तो टोटल कितनी वैल्यूज आपको मिल जाएंगी? 6। तो जब आपको x1 की 6 वैल्यूज और x2 की 6 वैल्यूज मिल जाए, तो ये सेट काफी है स्केलिंग के लिए। तो जरा देखते हैं वैल्यूज। इसमें एक वेरिएबल मिसिंग है, यहाँ तो एक ही वैल्यू काफी है। मतलब इसको जब मैं लूंगा तो ये इसको कहते हैं x1 इक्वल टू 4, और दूसरा वर्जन है x1 लेस देन 4। इसको बाद में देखेंगे। आपकी लाइन इससे प्लॉट होनी है। x1 में आपकी x1 और x2 की वैल्यूज ये सेट ले लेता हूं, जो पॉसिबल वैल्यूज आएंगी जिससे हमें स्केलिंग की हेल्प मिलेगी। अभी मैं लाइन ड्रॉ नहीं करने लगा हूं, सिर्फ वो वैल्यूज का सेट देखने लगा, थोड़ा सा रफ वर्क कर रहा हूं। x1 4, x2 क्या है? ऑल, ये चीज कोई भी वैल्यू, इट मींस उसको तो लिखने की जरूरत नहीं, ऑल वैल्यूज हैं। x1 4, ऑल मींस जब मिसिंग है तो इट मींस x1 माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक x2 हो सकता है। ये हमें ग्राफ प्लॉट करने के लिए आनी है, तो बात के मसले। अभी तो हमने लाइंस के पॉइंट्स देखे। फर्स्ट कंस्ट्रेंट होगी और हमें ये सेट, अभी सेट क्या मिला? ये ऑल और ये 4। नेक्स्ट इसका इक्वल वर्जन x2 क्या होगा? x1 मिसिंग, x2 6 और x1 ऑल। एक और वैल्यू एक्सप्लोर होगी। थर्ड 3x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 18, ऐसे कर 18। x1 0, x2 क्या आएगा? ये 0 9। दूसरा पॉइंट क्या आता है? क्योंकि दोनों वेरिएबल इन्वॉल्व है। x2 0 और x1 ये इधर जाकर डिवाइड होके 6। तो आप कह सकते हो आपको ये x1 है, दोनों वैल्यूज 0, ये x1 हाँ 6 ये, और ये x2 है 9 और 0। तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज जो इसमें आ रही हैं वो मैंने एक छोटी सी पिक्चर ऐसी रफ वर्क करके ले ली। तो यहाँ से ये नहीं पता चल गया हमें ग्राफ बनाने के लिए मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 9, और इधर मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 6। और आप जब ग्राफ बनाओगे तो ओरिजिन होगा 0। तो असल में x1 एक्सेस 0 से 6 तक आपने प्लॉट करना है, और x2 0 से 9। आप और इसको कर लें और स्केल थोड़ा सा कर लें, 10 इधर ले लें
और 10 ही उधर ले लें, तो उसमें 6 भी कवर हो जाएगा, 9 भी आ जाएगा। तो स्केलिंग इस तरह से करते हैं। और अगर आप प्रीवियस एग्जांपल को देखें तो उसमें x1 कहीं 800 आ रहा था, वो भी 800, तो वो देखें 500, 1000 और 800 के पैचेस बनाए थे। तो आपको ये थोड़ा सा इस तरह से स्केलिंग करके आप गेस कर सकते हैं, कोई इश्यू तो नहीं आता। ये तो मैंने सिर्फ स्केलिंग के लिए आपको थोड़ा सा आइडिया दिया। अब हम ग्राफ बनाते हैं और फिर मैं व्हाइट बोर्ड को यूज कर रहा हूँ, हो सकता है ये स्केल स्लिप हो जाए। आपके ग्राफ पे एक्यूरेट आंसर होना चाहिए। और देखिए मैं आपके सामने ये बना रहा हूँ, जो जो इश्यूज आएंगे वो आपके सामने एड्रेस हो जाएंगे। और घर पे बैठ के जब आप क्विज दे रहा हो ना, उस वक्त ये कोशिश ना कीजिएगा कि अपने किसी फ्रेंड को कहीं यार अपनी कॉपी भेज दो। तो हमने फाइनल में सेम पेपर एक जूम करके लिया हुआ है, एक ने एक जरा अजीब अजीब मेथड, इस हद तक चीटिंग हो रही है कि एक ही कॉपी है, दो ने सबमिट करवाई हुई। और दूसरा ये नहीं कि दूसरे से देख के हैंड राइटिंग चेंज करके कर ले। और जब मार्किंग हो रही होती है तो जब हम दूसरा पेपर जब आएगा ना, वो बेशक उसकी टर्न ये पहले सेकेंड अटेम्प्ट है, दूसरी 30th अटेम्प्ट है, वो जब आ जाएगा सिमिलैरिटी आएगी, फौरन कहेंगे कि चलो इसको ढूंढते हैं। तो हमारे लिए एक चैलेंज बन जाता है कि इसको तो इसलिए सारे एक्सप्लोर करके इसका आंसर देखो सेम कैसे है। कॉपी अब तो प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर भी आ गए, सेम कंटेंट्स अगर आप लिखते हो तो वो भी कॉपी पकड़ी जाती है। ये जो इक्वल इंटरवल 10 लेने, तो मैं स्केल से कोई कहीं बाइंडिंग नहीं है, 1 इंच लो 2 इंच लो, इक्वल इंटरवल 10 लेने हैं बस, ठीक है। तो मैं 2 इंचेस के मैंने ये इंटरवल लिए थे, आपके लिए कोई नहीं है, आप बस इक्वल इंटरवल्स लेंगे। और देखिए मुझे ग्राफ बनाना पड़ रहा है, आपके पास तो उधर ही पड़ा हुआ है। आप 1 2 3 अप टू 2 लाइन्स लगा लें ताकि एक बॉर्डर ले लें और आप आसानी से ये कर सको। और इस साइड में मैं इक्वल इंटरवल्स ले रहा हूँ और इतने एक्यूरेट नहीं होंगे, 12 स्केच बन जाएगा। और मेरे एक्सपीरियंस में आया है, मैंने स्लाइड के अलावा जो लेक्चर्स व्हाइट बोर्ड पे दिए उसमें अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स की ज़्यादा रही है। लेकिन स्लाइड से भी फिर मैंने अंडरस्टैंडिंग इस तरह से डेवलप की थी कि एक एक स्टेप, जैसे आपने देखा है ना कैलकुलेशन में साथ साथ दिखा रहा हूँ, तो मैंने स्लाइड से भी इम्प्रूव किया कि स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो वो जो स्लाइड्स मैंने इतनी डिटेल में की हुई हैं, वो यही था कि हमने कैंपस तो आना नहीं है, तो कम से कम इसको और ज़्यादा बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई थिंक स्केलिंग का आपको किसी को नहीं कोई इश्यू होगा, पहले भी आपको हो सकता है पता हो। अब लाइन ड्रॉ करनी है, पहली लाइन है इक्वल वर्जन और फिर लेस देन, दोनों लेनी है। ये इक्वल वर्जन और इधर मैं लिख देता हूँ लेस देन। पहले इसको प्लॉट करते हैं और फिर उसको। x1 इक्वल टू 4, x2 क्या है, ऑल x2, ऑल वैल्यूज ऑफ x2। x1 4 है, 2 के लिए भी 4 है, x2 4 के लिए भी 4 है, सब के लिए 4 है, ऐसे है ना। तो क्या बन रहा है, वर्टिकल लाइन।
तो माइंड में रखें, अगर x1 फिक्स और दूसरा मिसिंग हो तो x1 का मतलब है वर्टिकल लाइन। इस पॉइंट को दोबारा रिपीट कीजिएगा। अगर x1 मौजूद हो और दूसरा x2 या फिर मौजूद ना हो तो फिर वो वर्टिकल लाइन होगी सिर्फ इन्फिनिटी तक। अभी दोबारा से बता, देखिए अगर आपने पॉइंट्स लेने हैं ना, x1 फिक्स है 4, ठीक है, x1 फिक्स्ड है 4 फॉर ऑल वैल्यूज x मींस ये x2 की नेगेटिव वैल्यूज हैं, इसके लिए भी x2 क्या है 4 x2 आप बताएं, कोई वैल्यू बताएं, आप बताएं। x2 6 6 x2 6, एक पॉइंट तो ये लगा हुआ है, ठीक 10 वो 4 ही है, तो इन पॉइंट्स को जब ज्वाइन करोगे वर्टिकल लाइन बनेगी, ठीक हो गया? ठीक है, ठीक, ओके सर। अच्छा, ये तो था इक्वल, और ये लाइन सीधी दूसरे रीजन में भी जा रही है। हम पॉजिटिव क्वाड्रेंट जो लास्ट कंस्ट्रेंट है ये कह रही है कि जी पॉजिटिव क्वाड्रेंट ही रखो, इसको भी यानी समझ लें, इसको पहले फिक्स किया तभी मैंने पॉजिटिव क्वाड्रेंट बनाया, बाद में साइमल्टेनियसली इनको हम ऑब्जर्व करें। x1 लेस देन 4, ये क्या डिसाइड करेंगे, ये शेडेड रीजन डिसाइड करेंगे। और नहीं वो देखें आपके पास चॉइसेस क्या है, इस लाइन के राइट और इस लाइन का लेफ्ट, इनमें से कोई एक है, तो कोई एक पॉइंट ले लें, वो मैं नॉर्मली रीजन लेता था, अब अदर देन रीजन कोई इधर पॉइंट बताए। देखिए मैं लेता हूँ पॉइंट 2 x2, ये 2 और 5, यही पॉइंट है ना, ये लाइन के इधर है, अगर तो ये सेटिस्फाई करेगा शेडेड रीजन ये, अदरवाइज वो है। तो देखते हैं 2 5 x1 2, इधर तो सिर्फ x1 ही है, x2 तो है ही, तो ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। 2 is less than 4, yes it means ये एरिया। दूसरा था ओरिजिन का, ओरिजिन भी इधर आता है, 0 लेंगे तो 0 लेस देन 4, तो ये बड़ी आसानी से आप बड़ी आसानी से ये गैस कर सकते हैं। इट मींस सॉल्यूशन स्पेस में क्या कह रही है, ये लाइन का ये पोर्शन, और एक एज उसका लाइन होगा, दूसरा एज जहां पे क्लोज रीजन पे टच कर रहा हो, और ये अनबाउंडेड होगा, क्योंकि ये लाइन इंफिनिटी तक जाएगी और इंफिनिटी तक ये रीजन। तो मैं आप क्या कर सकते हो, अगर किसी के पास लेड पेंसिल है, मैं वही कह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट ये है कि आपने इस लाइन के इस लेफ्ट सेक्शन या राइट सेक्शन का कोई पॉइंट है तो 0 इजी मेथड है, और जरूरी नहीं, इसलिए मैंने 2 5 इस रीजन के लेफ्ट साइड पे, ठीक है। और जो ड्रॉ कर रहे हैं अगर लेड पेंसिल से बना रहे हैं तो जब कॉमन रीजन होगा हम दूसरा इरेजर से इरेज कर देंगे, और अगर किसी के पास लेड पेंसिल या दूसरी पेंसिल से जितनी कंस्ट्रेंट्स हो उतने कलर वाली पेंसिल हो बड़ा जबरदस्त होगी, क्यों, कॉमन एरिया रेड ब्लू और ग्रीन या इस तरह का चाहिए होगा। तो ये इन्फिनिटी तक जाएगी ये वाली, फॉलो करें, क्योंकि ये लाइन और ये इधर भी नीचे है, इधर भी शेडेड कर सकती है, तो क्वाड्रेंट से बाहर है, तो मेरी इस कंस्ट्रेंट की वायलेशन होगी, इसलिए मैं उसको पहले ही इरेज किया। सेकंड का देखें, x1 इक्वल टू 4 को भी कर लिया और लेस देन को भी हमने कंसीडर कर लिया। सेकंड कंस्ट्रेंट 2x2 इक्वल टू, पहले इक्वल टू 12 करें और 2x2 लेस देन 12 करें, तो ये जरा सिंप्लीफाई करने ये हो जाएगा x2 इक्वल टू 6 और ये हो जाएगा x2 लेस देन 6, जिसको आपने सेटिस्फाई करवाना है। अब पहले प्लॉट करोगे x2 6, फिर एरिया, तो इक्वालिटी ने लाइन बनानी है और लेस इनइक्वालिटी ने रीजन डिसाइड करना है। x2 इक्वल टू 6, x2 मीन x2 6 है,
और x1 ऑल मीन इंफिनिटी का 3, x1 3 पे भी 6, x1 6 पे भी 6, x1 10 पे भी 6, इन सारे पॉइंट्स को बनाएंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन। जी ऑनलाइन एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था, ये हॉरिजॉन्टल लाइन की समझ आ गई? जी जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं जी सर। ओके, नहीं समझ आई जरूर पूछिएगा। और मैंने अभी भी कहा जो लाइन है ये फुल हॉरिजॉन्टल है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, सिर्फ पॉजिटिव क्वाड्रेंट तक हम इसको देख रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है? लाइन ड्रॉ हो गई, सेकंड कंस्ट्रेंट की इक्वालिटी, स्पेस चेक करते हैं सर इसकी, कौन सी शेडेड स्पेस। और शेडेड रीजन के लिए x2 लेस देन 6 को सैटिस्फाई नहीं, आपने लेना x2 इक्वल टू 6, यानी x2 फिक्स्ड है 6, यही मतलब है ना। x1 कुछ भी है, ये हाइट x2 है ना, ये हाइट क्या है 6, और ये फिक्स्ड है x1 इंफिनिटी तक। ये चीज आती है माइंड, x1 जितना भी इंक्रीज करते हैं, x2 फिक्स्ड है तो ये इंफिनिटी तक, तो हॉरिजॉन्टल लाइन बना। तो अब मैं वो टिप की तरफ आता हूं, अगर इधर x2 की वैल्यू गिवन है और x1 मिसिंग है तो हॉरिजॉन्टल लाइन, और अगर x1 कुछ होता फिक्स्ड, x2 मिसिंग होता तो वर्टिकल लाइन। दोनों की प्रैक्टिस आपको, नो इशू। अच्छा अब हमने रीजन डिसाइड कर ली, और रीजन क्या है? ये जो लाइन है आपकी, इसको नहीं देखना, इस लाइन को देखना है पूरी। या तो रीजन इसके नीचे वाला है या ये वाला है, तो मैं सिर्फ इस लाइन ऐसे जैसे बाहर लगी हुई है, ये रीजन या ये रीजन डिसाइड करने के लिए कोई एक पॉइंट इसमें पुट करके देखो। तो बताएं कौन सा पॉइंट है? 6, ये पॉइंट दिया है, यानी x1 6 7, ये इस रीजन के लिए है, सॉरी इसके ऊपर वाले रीजन के लिए। देखते हैं ये होता है, ये है 6 7। ये अच्छी बात है ओरिजिन से हटके भी देखें ताकि किसी के माइंड में ना हो कि सिर्फ रूल ही यही है जीरो पुट करना। आपका कॉन्सेप्ट तो ये कि लाइन के ऊपर नीचे कोई भी पॉइंट ले लो, लाइन के ऊपर वाला पॉइंट नहीं ले लो। 6 7 x2 क्या है इसमें, ये x2 देखना है ना। 7 satisfied or not? No. Not satisfied. It means ऊपर वाला एरिया नहीं हो सकता, नीचे वाला एरिया। Yes. पॉइंट कोई भी ले लें, दोनों सूरतों में वो आपको बता देगा सॉल्यूशन स्पेस। कलर्स की डिफरेंट यूज करते हैं। सॉल्यूशन स्पेस 2 का कौन सी है? इस लाइन के नीचे वाला। और ये भी कल तक अपलोड हो जाएगा ये लेक्चर, इसको दोबारा देख लीजिए। और ये मैं पूरी लाइन को कंसीडर कर रहा हूं। क्यों? इस लाइन के पूरी नीचे शेडेड एरिया मैंने कर दिया। मैं नेक्स्ट थर्ड, इससे पहले थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं कि दो कंस्ट्रेंट्स आ गई साइमल्टेनियसली, वो एरिया तो सजेस्ट कर ले, बाकी निकाल दें। आपने साइमल्टेनियसली दोनों को यस करना है ना, तो वो एरिया रखें जिसमें दोनों सेटिस्फाई हो रही है, जिसमें नहीं हो रही उसको रिमूव कर दे ताकि नीट एंड क्लीन शेप आगे चले। ये जो एरिया है सर, ब्लू लाइन जी सर ये जो आपने पॉइंट्स लिए, हम कोई भी पॉइंट्स ले सकते हैं स्पेस फाइंड करने के, जैसे आपने 6 7 लिया है तो दोनों कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन जिस लाइन के बारे में आ रहे हैं उस लाइन के ऊपर वाला पॉइंट नहीं होना चाहिए बस। ओके सर, ठीक। क्योंकि वो तो इक्वल के लिए बन जाएगा ना। तो आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। यानी ये देखिए, अभी अगर आप मुझे देख रहे हैं, ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट ले, इस लाइन के ऊपर कोई नीचे कोई भी पॉइंट ले,
सेटिस्फाई करेगा तो जिस रीजन में वो होगा वो शेडेड एरिया, और अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा बाइनरी डिसीजन है, ये यस या वो यस। पॉइंट क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब आप देखिए मैंने रीजन, 2 कंस्ट्रेंट वाला रीजन रखना है, बाकी सबको इरेज कर देना है। अगर आपके पास लेड पेंसिल है तो इरेज आप भी कर दें, अगर लेड पेंसिल की कलर स्कीम है तो इरेज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें तीनों कलर्स जिस सेक्शन में मिलेंगे हम एंड पे उसको फिल कर देंगे पूरा, तो उनको इरेज करने की जरूरत नहीं जो बॉल पॉइंट यूज कर। अभी देखें ये जो ब्लू लाइंस है, अकेली ब्लू लाइन, ये देखें ये दोनों ब्लू और ब्लैक दोनों कलर है, इट मींस ये वाला एरिया जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। ये अकेली जो ब्लू लाइंस हैं ये कंस्ट्रेंट 2 को सेटिस्फाई कर रही है, 1 को नहीं, तो हमारा इनसे कोई कंसर्न नहीं। और इवन ये लाइन भी उस रीजन से बाहर जा रही है, इसको भी हटा दें। ये कौन सा एरिया है? कंस्ट्रेंट 1 का, 2 का कोई रोल नहीं है, इसका मतलब है हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं। हमने सिर्फ वो शेडेड एरिया लेना है जिसमें दोनों क्रॉस है, डबल लाइन लगी है। एक शेडेड एरिया पहली कंस्ट्रेंट का था, एक शेडेड एरिया, इसलिए मैंने वो लाइंस इस तरह से ली हुई है। और कलर स्कीम ये वाला एरिया है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, बड़ा नीट, वहां तक चलेगा। आप तीसरे को प्लॉट करोगे, फिर इस 2 का और तीसरी का कॉमन रीजन ले लेंगे, हमारा काम खत्म। कौन सी कंस्ट्रेंट लेनी है? थर्ड, 3x1 2x2 इक्वल टू 18, और दूसरा वर्जन क्या है? दो वर्जन है, हम सिर्फ इस वर्जन से लाइन प्लॉट करते हैं, ये लेस देन से हम शेडेड रीजन डिसाइड करते हैं। और क्योंकि दोनों वेरिएबल्स हैं, एक को 0 पुट करो और दूसरे को निकालो, इसमें भी ये है कि अगर राइट हैंड साइड अदर देन 0 है तो ये मेथड चलेगा कि एक को 0 पुट करें और दूसरे को कैलकुलेट कर लें। लेकिन अगर ये 0 है, एक पॉइंट तो आपका ओरिजिन होगा और दूसरा पॉइंट x1 को अपनी मर्जी से सपोज करना, ये प्रीवियस लेक्चर में ये मैं बता चुका हूँ। तो फिर इसको रिवाइज करवा रहा हूँ कि अगर आपने एक ऐसी लाइन प्लॉट करनी है जिसके राइट हैंड साइड पे 0 है, तो मींस एक पॉइंट तो आप समझ लें ओरिजिन है। लाइन को प्लॉट करने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए, तो एक तो ओरिजिन है, दूसरा कैसे लेंगे? x1 को 5 3 4 कोई भी सपोज करें, दूसरा आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। और इसमें क्योंकि 0 नहीं है तो दोनों पॉइंट्स ऐसे लोगे, x1 0, x2 कैलकुलेट करो, फिर x2 0 और x1 कैलकुलेट करो, ये मेथड इधर वर्क करे। अब देखिए x1 0 लेता हूं मैं, x2 क्या होगा? 9, और x2 0 लेता हूं, मींस ये x2 0 लिया, ये 0 हो जाएगा, 3x1 इक्वल टू 18, x1 ये उधर जाके ये 2 पॉइंट्स आ गए, तो 2 पॉइंट से इस कंस्ट्रेंट की लाइन प्लॉट की जा सकती है। तो क्या है? 0 9, मीन x1 0, ये पॉइंट 0 9, और दूसरा पॉइंट 6 0, x1 6 वो 0। इन दोनों को ज्वाइन कर दें, ये थर्ड कंस्ट्रेंट प्लॉट है। ये स्केल छोटा है तो लाइन गलत भी आएगी। पहले गेस कर लेते हैं फिर सॉलिड। करीब करीब ठीक है थोड़ी सी। फॉलो किया आपने? जब आपकी लाइन प्लॉट होगी, इसमें भी वही मेथड, इसको लाइन को अगर बढ़ा दें, इस लाइन को के नीचे वाला पोर्शन
ये देखिए मेरा हैंड को जरा चेक कीजिएगा, ये पोर्शन, ये सारा, ठीक है। और लाइन के नीचे वाला वो क्वाड्रेंट वाला, ये ट्रायंगल जो है, ये लाइन के नीचे वाला पोर्शन, ठीक है। डिसाइड करने के लिए क्या करोगे, कोई पॉइंट पुट करोगे, कौन सा पॉइंट ले, 0 से पता चल जाता है, वैसे गेस कर लेते हैं, इधर चेक करना है ना, लेस देन पे 0 लेस देन 18 सेटिस्फाई कर रहे, इसीलिए ओरिजिन लेते हो। कोई और पॉइंट भी ले लें वो भी हो जाएगा। जरा बताएं कोई और पॉइंट, इधर वाला लेके देख लें, फिर हम कहेंगे नहीं वही वाला है ओरिजिन वाला है। कोई इधर पॉइंट 6 2 ले लेंगे, 6 है, ये ले लेंगे, तो ये लाइन के ऊपर इस साइड पे है, बाहर 6 2 3 into 6 2 into 2 18 plus 4 22 not satisfied. It means इस लाइन से बाहर वाला नहीं वही वाला, और ओरिजिन ने वैसे बता दिया, तो इट मींस थर्ड क्या लेंगे, इनको मैं जिगजैग करते हुए सॉल्यूशन पे इस डायरेक्शन में बना, मेरे पास थर्ड कलर अगर होता तो ज्यादा अच्छा होता। चले इरेजिंग फैसिलिटी है। अब ये ड्राइंग जो मैं कर रहा हूँ मेरे ख्याल में पहले से ज्यादा कॉन्सेप्ट मैच्योर हो रहे होंगे, और कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऐसी सब्जेक्ट हिस्ट्री करवाई है उनको नहीं हो रहे होंगे, उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, अब कॉमन एरिया ले लें, अब कॉमन एरिया जिसमें 3 लाइंस गुजर रही है, और वो कौन सा एरिया जरा देखिएगा, ये 2 है, ये 2 वाला क्वेश्चन रिमूव कर दो, ठीक है। ये 1 वाला है, ये वाला भी ये ट्रायंगल है, ठीक हो गया। तो अब देखें आपका रीजन या, और वो चॉकलेट वाली एग्जांपल आपको क्लास में बताई थी कोई, वो जो चॉकलेट प्रॉब्लम है, या वो जो एक डेयरी फार्म वाली भी शायद गुज्जर या वही स्टेटमेंट, तो आप देखिए इस तरह के प्रॉब्लम आपने उसकी सॉल्यूशन स्पेस इधर पेपर पे, ये इतनी स्ट्रॉन्ग टेक्निक है, आपको सारे पॉसिबल सॉल्यूशन नजर आ रहे हैं जो साइमल्टेनियसली तीनों कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई कर। तो जो भी ये मॉडल है तो ये इससे पावरफुल, अदरवाइज मेंटल स्किल को यूज करते हुए देखते इनफाइनाइट सॉल्यूशन, आप सॉल्यूशन स्पेस तक नहीं आ सकते। अब आपके कंट्रोल में है सिर्फ ये कि आपको लाइफ इतनी चाहिए कि सबको एक्सप्लोर करें, अदरवाइज इस रीजन के अंदर जितने पॉइंट्स होंगे डेफिनेटली, और ये आम बात नहीं है। आपने देखो ग्राफ से कितना सिंपल मैथमेटिक्स से ये रीजन एक्सप्लोर कर लिया, तो इसलिए मैं कहता हूँ ये लीनियर प्रोग्रामिंग आपकी डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स को मॉडल करने का कोर्स है, इसको आप सिंपल मैथमेटिक्स ना लें। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब सिर्फ हमने ऑप्टिमल सॉल्यूशन ढूंढ लें, और उसके लिए क्या करेंगे, एक मेथड तो है, अगर क्लोज रीजन है तो कॉर्नर पॉइंट्स में से कोई एक कॉर्नर पॉइंट है, चले बाद में मैं इससे डिनाई करना है उसके अगेंस्ट भी एक बात करूंगा, चले देख लेते हैं ये कॉर्नर पॉइंट, वन टू थ्री फोर फाइव, इनमें से कोई एक आपका आंसर है, देखते हैं कौन सा उसमें होगा। देखें ये भी ग्राफ भी ग्राफिकल मेथड नहीं आपको बताया, आप मेंटल स्किल कर को ऑप्टिमल तक पहुंच सकते थे, इम्पॉसिबल। तो ग्राफ में देखिए कहां तक, अब 1 बाय 1 देखिए, जी क्या है आपके पास, इसी के लिए तो सारा काम हो रहा है, ये प्रॉफिट है। पहला पॉइंट क्या है, 0 0,
जी क्या होगा इसके लिए? 6 और 2 होगा। नो, ये पहले पॉइंट की भी बात करें, 0 0 जी 0, ये फर्स्ट सोल्यूशन। सेकंड सोल्यूशन, इस तरफ चल रही है, इस तरफ चल रही है, 4 0 4 0, x1 4 x2 0, इसके अंदर पुट करें 4 या 0, क्या आ जाएगा 0। ये थर्ड सोल्यूशन, 4 3 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, चलो 4 3 मान लें। आपने अगर ग्राफ है तो एग्जैक्ट उधर से ले, मे बी ये ऑप्टिमल हुआ तो फिर क्या करोगे, 4 3, और इसमें जी होगा 4 3 into 4 12 3 15 15 plus 12 27 4 2 6 2 6 30 plus 6, last point 0 6, z equal to 0 3, और कौन सा आंसर है मैक्सिमम z 36। अब इस आंसर को लिखने का भी पता होना चाहिए कि आपने आंसर किस तरह से करना है। स्टूडेंट इधर ही छोड़ देते हैं, मुझे तो पता है ना, मैंने मार्किंग करनी है कि आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन है या नहीं, आप इसको आंसर ऐसे करें। पहला वर्ड हो गया ऑप्टिमल सॉल्यूशन, और वो क्या है, x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू, इस तरह से आंसर करें, और वो है x1 2 और x2 6, ये आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। दूसरा आपने क्या बताना है, ऑप्टिमल वैल्यू, और ये क्या है, z इक्वल टू 36, तो आपका आंसर एक पेयर होगा x1 और x2 का, और एक z की वैल्यू बतानी है, तो ये मैक्सिमम प्रॉफिट है अगर ये प्रॉफिट रिलेटेड प्रॉब्लम, और ये पेयर आपको सॉल्यूशन दिया है। अब पता चल गया ऑप्टिमल सॉल्यूशन और ऑप्टिमल वैल्यू बतानी है। अब ये तो मेथड था क्लोज रीजन का, अगर क्लोज रीजन नहीं है तो फिर आपको z ड्रॉ करके देखना पड़ेगा, और मैं इसलिए कहता हूँ z ड्रॉ करके देखें। तो अब आपने अगर कंप्यूटर सॉल्यूशन लेके आना है तो आपको कौन बताएगा अनबाउंडेड है या नहीं, तो आपको वो मेथड लेना चाहिए दोनों पे वर्क करे, चाहे क्लोज रीजन है चाहे अनबाउंडेड रीजन है, दोनों सूरतों में जी लाइन वाला मेथड वर्क करेगा। लेकिन ये जो अभी हमने किया ये आपका सिर्फ क्लोज रीजन के लिए, तो इसका मतलब है हम इस मेथड को आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तक तो जान छुड़ा सकते हैं, आप देख रहे हैं ये क्लोज है, लेकिन अगर उसका कोई जेन्युइन मेथड है, वो जेन्युइन मेथड यही है जी को प्लॉट करके बता, तो हम अब उस मेथड की तरफ जा रहे हैं, जी को प्लॉट करके बता। हमें पता चल गया 2 और 6 है आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन, देखने के वो जी लाइन ड्रॉ करके कैसे करेंगे, तो जी लाइन ये कि जी को लिखें और प्लॉट करें, इसको प्लॉट करने के लिए जब तक जी की कोई वैल्यू सपोज नहीं करेंगे तो लाइन ड्रॉ नहीं होगी। अब आप कहोगे यहाँ सपोज क्या करना है, मैं कह रहा हूँ कोई भी माइंड में आता है सपोज कर सकते हैं, आपको पता है 10 इधर है और 10 इधर है, तो ऐसी सपोज कीजिएगा जो लाइन इसके अंदर से गुजरे जो अभी तक हमने स्केलिंग की है, इससे बाहर जाएंगे तो फिर जी को थोड़ा सा और रेंज में लेके आए, तो ये भी सपोजिशन 2-3 अटेम्प्ट्स में आपकी लाइन इस रीजन के अंदर आ सकती है। और नॉर्मली मैं ये कहता होता हूँ इस 3 और 5 में इससे डिवाइड होने ना इधर जाके, इन दोनों का एलसीएम लेते होते हैं, क्या एलसीएम 15 है ना दोनों का एलसीएम, वो ले लें 15, तो आपकी फ्रैक्शन में नहीं जाएगी एंट्रीज, एक जी तो प्लॉट हो जाएगी। क्लियर हो गया पॉइंट कैसे? ये पॉइंट हमारा बता रहे हैं सर। देखिए आपने जो भी जी लेनी है इसको 0 करके 5 से डिवाइड करोगे, फिर इसको 0 करके 3 से डिवाइड करोगे, तो आपकी जी वो होनी चाहिए जो 3 पे भी डिवाइड हो रही है और 5 पे भी हो रही है, और वो क्या है 3 5 है ना 15 है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, 30 ले सकते हैं, वो भी कोई इश्यू नहीं।
हाँ ये तो मैं कह रहा हूँ, मैं अब कह रहा हूँ कि ऐसे करें, आप कहते हैं नहीं हमने अपनी मर्जी करनी है, तो चलो 25 ले लो, 30 ले लो, 100 ले लो, 200 ले लो, कुछ भी ले सकते हो। लाइन इस क्वाड्रेंट के अंदर से गुजरे, ये ऑब्जेक्टिव, तो मैं अभी 15 दे रहा हूँ जी। ऑनलाइन जो स्टूडेंट थे पता चल के 15 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपने ये Z15 तो आंसर नहीं है, आपको तो आंसर वो कॉर्नर पॉइंट ढूंढना है, वो कौन सी Z वाला है, तो उस तक हम पहुंच ही जाएंगे। Z15 अब तो ये उसी तरह प्लॉट हो सकती है जैसे कंस्ट्रेंट प्लॉट की थी हमने, इक्वल लाइन है ना, तो कैसे प्लॉट होगी? x1 0 लो, x2 0 लो, तो 2 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। x1 0, x2 क्या आएगा? ये 5 डिवाइड हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा सारा, 3 दूसरे केस में x2 0 लेना है, 5 0 क्या आएगा? 5। गुड, तो ये पॉइंट लेके आप जी प्लॉट करते हैं, ये पॉइंट से 0 3, ये 3 0 3, x1 0 3 5 0, ये 2 पॉइंट्स, इनको अब मैं जी लाइन को ना डॉटेड लिखूंगा ताकि पता चले ये जी है। और अगर रेड मार्कर होता तो साफ जी नहीं अलग से नजर आ जाता। आप क्या कर सकते हो, बोल्ड करके इसको बना सकते हैं डॉटेड, ताकि नजर आ जाए ये जी है। अच्छा, एक जी आपको मिल गई, आपको मैक्स जी लेनी है, तो आपको एक को अगर जी की वैल्यू को मैं चेंज करूं, स्लोप चेंज नहीं होगा, ये लाइन या तो पैरेलल पूरी ऊपर ड्रैग हो जाएगी या नीचे ड्रैग हो जाएगी, तो मुझे पता चल जाएगा जी मैक्सिमम किस डायरेक्शन में, इंक्रीज किस डायरेक्शन में। तो आपका मैक्सिमम प्रॉब्लम है 15 या 15 से ज्यादा ले लें, वो जिधर लाइन बनेगी डायरेक्शन पता चल जाएगी जी। कितना ले लेंगे? 50 बहुत बढ़ जाएगी, 30 कर लें। सर ये हमने सपोज क्यों किया है कि हम जी तो निकल आया था, फिर हमने दोबारा क्यों सपोज किया है इसको चेक करने के लिए? देखिए हमने जी मैक्स निकालना है और हमें डायरेक्शन चाहिए, वो कॉर्नर पॉइंट में से तलाश करना है। तो आप कह रहे हैं कि 2 जी अगर आप बना लेंगे दूसरी जी, तो मुझे ये देखिए जी की वैल्यू को मैं चेंज करता हूँ तो लाइन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगर मैं जी को इंक्रीज करता हूँ और हमारा ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमम जी वाला, तो हमें ये देखना है कि जी इंक्रीज किस डायरेक्शन में हो रही है, इसलिए मुझे दूसरी लाइन प्लॉट करनी पड़ रही है। और अगर आप जी 15 की बजाय कम ले लेते हैं 10, तो मुझे उससे भी पता चल जाएगा कम किस डायरेक्शन में हो रहा है, कम का पता चल जाएगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन इंक्रीज वाली मिल जाएगी। यहाँ भी दोनों डिसीजन हो सकते हैं, लेकिन जब तक दूसरी जी प्लॉट नहीं करोगे नहीं पता चलेगा। जी पता चला आपको? ऑनलाइन स्टूडेंट एक नहीं। यस सर ठीक। अब इन्होंने कहा 20 कर लेते हैं, 20 हमने सिर्फ डायरेक्शन ही देखी, जी को सपोज किया 20 और देखिए ये चेंज नहीं हो रहा, स्लोप भी चेंज होगा। 0 x2 0 6.6666, ठीक है। आप एग्जैक्ट उसको उधर बनाइए, एग्जैक्ट तो नहीं आएगा वो 666 वैसे ही है, लेकिन कम से कम उसके ग्राफ से एस्टिमेट ठीक हो जाएगा। इसको प्लॉट करें, ये दूसरी जी बना देना 04, ये 666, हाफ से भी थोड़ा सा आ गया, मैं तो अंदाजा ही कर सकता हूँ। ये जब आप प्लॉट करोगे आपकी पैरेलल लाइन बनेगी एग्जैक्ट, मेरी हो सकता है थोड़ा सा हो क्योंकि ये हिल जाता है स्केल,
तो मैं कहीं बाकी सारी मेथड यूज करता हूँ, या तो स्केल बड़ा होता है फिर इधर से भी सही होता है। मैंने पता कैसे उधर सही बनाए, मैं पहले इससे अंदाजा पैरेलल का लिया, तो थोड़ा सा फर्क है, इसलिए इसके करीब करीब जा रहा है। आपका तो स्केल इतना होगा कि आपका आराम से बन जाए। ये अगर आप रेड कलर से बना रहे हैं तो दोनों रेड कलर लगाओ, डॉटेड लगाओ, ताकि पता चले ये जी है। अब मुझे ये बताएं, इस जी के बारे में क्या ख्याल है? ये लगी 50, इस जी के बारे में क्या ख्याल है? 20। तो आपको चल गया, जब आपने 15 से जी 20 किया तो ये पैरेलल इधर इंक्रीज हो रही है। अब जब आपको ये पता चल गया और आपका प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन का है, तो अब आपने कॉर्नर पॉइंट ढूंढना है। लाइनिंग कैलकुलेशन छोड़ो, इसको लेके ऐसे ऐसे करते करते कॉर्नर पॉइंट ढूंढा जाए। कैसे? ये देखें, आपको ये तो पता है कि जी का स्लोप चेंज नहीं होगा, सिर्फ इंक्रीज। तो क्या मुझे ये बताएं 20 ऑप्टिमल वैल्यू है या नहीं? पहले इसका गेस कर। जी 20 क्या ये ऑप्टिमल जी है, मैक्सिमम जी है, या और भी जी हो सकती है? जब इस लाइन के ऊपर शेडेड रीजन है तो इट मींस वो सारे सॉल्यूशंस मौजूद हैं जो इससे ज्यादा अच्छे हैं। क्यों? वो जो तीनों की तीनों कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करते हैं सॉल्यूशंस है। लेकिन इसको थोड़ा सा ऊपर करूंगा, यहां तक Z30 हो सकते हैं। तो ये ऑप्टिमल इसलिए नहीं कि इससे 20 से ज्यादा जी भी पड़ी हुई है, ऊपर रीजन बता रहा है। तो करते जाए ड्रैग, ड्रैग करते करते पहला कॉर्नर पॉइंट ये आएगा। बताएं ये ऑप्टिमल हो सकता है? इसलिए नहीं हो सकता, अभी भी शेडेड रीजन ऊपर है, वो सारे सॉल्यूशंस अभी मौजूद हैं जिनकी जी इससे बेहतर है। क्यों? जी इस तरफ इंक्रीज हो रही है, इट मींस ये भी नहीं है। फिर दूसरा कॉर्नर पॉइंट ये आएगा, इस पे भी जी ये बन रही है और रीजन मौजूद है। यहां तक जी को मैं ले जाता हूं पैरेलल। अभी भी ये जी फर्ज करें 34 है, ये भी नहीं ऑप्टिमल। क्यों? ये थोड़ा सा पोर्शन अभी भी बड़ा है जिसमें जी की इंप्रूवमेंट के चांसेस है। करते जाए, ये कॉर्नर पॉइंट आखिरी आएगा जिसमें वो आखिरी जी होगी। क्यों? और प्रॉफिट ज्यादा लेना चाहेंगे तो बाहर चले जाएंगे कंस्ट्रेंट्स की वायलेशन। इस पॉइंट से नीचे आएंगे तो कंस्ट्रेंट की वायलेशन तो नहीं हो रही, ऑप्टिमल जी नहीं मिल रहा होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो आप देखिए, इधर जाएंगे, इससे बाहर जाएंगे तो वायलेशन, नीचे आएंगे तो वो जी मैक्सिमम नहीं होगी। तो यही पॉइंट होगा जिसमें मैक्सिमम जी मिलेगी। तो देखें आपने क्या किया, फर्ज करें मैं इस ये जी पर चला है, मैं इसी तरह पैरेलल लेके जा रहा हूं। ये देखिए, सबसे आखिरी कौन सा कॉर्नर? यही होगा। तो उन कॉर्नर्स में से कौन सा कॉर्नर होगा, इसको पैरेलल लेके जाके जो आखिरी कॉर्नर टच करेगा वो आपका सॉल्यूशन। तो ये मेथड था जी को प्लॉट करने। अगर ये मिनिमम का होता, मैं सारे केसेस करता हूं, जी फर्ज करें ये बन रही है टेढ़ी बन, और जी मिनिमम ढूंढनी है आपने, मैं ऐसे सारे केसेस लेके आने लगा। आपकी जी इधर प्लॉट हुई है और आप जी मिनिमम इस डायरेक्शन में हो रही है, तो जाहिर है इधर से ढूंढेंगे कॉर्नर। आप पैरेलल आओगे, नो नो, आखिरी कॉर्नर कौन सा टच कर रहे हैं? ये आपका सॉल्यूशन। अगर आपकी जी ये है और नीचे डिक्रीज, मिनिमम का क्वेश्चन है, नीचे डिक्रीज हो रही है, ये आपका ऑप्टिमल है। ये इसका मतलब जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि उसका स्लोप कैसे है। अगर इस तरह से जी बनी हुई है और इधर आपका मैक्सिमम आंसर है, ये आपका सॉल्यूशन। आई थिंक है स्ट्रेट लाइन नहीं, आप कह सकते थे इस रीजन के ऊपर ओवरलैप कर जाइए, उस रीजन के अंदर, फिर बड़ी मजे की स्टोरी आएगी।
ये जी बनी हुई है, आप जा रहे हैं दोनों के ऊपर ओवरलैप करेंगे। अब तो एक कॉर्नर पॉइंट आंसर नहीं, दोनों कैंडिडेट हैं, सिर्फ दोनों कैंडिडेट्स हैं या और भी हैं? जितने इस लाइन के पॉइंट है वो सारे ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। क्यों? जब इधर जी खड़ी होगी तो जी तो फिक्स होगी ना, और इससे बाहर जाए तो वायलेशन ऑफ कंस्ट्रेंट, नीचे आए तो जी मैक्सिमम नहीं मिलेगी, तो यही लाइन होगी जो मैक्सिमम जी है। अब आपका जी एक ही है 36 पर करें, लेकिन ऑप्टिमल सॉल्यूशंस कितने हैं? इनफाइनाइट। तो आपके पास जो पेयर्स हैं, अभी हमें कौन सा ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल रहा है? वो हमारा पेयर है x12, ये वाला सिर्फ एक कॉर्नर, अगर जी थोड़ी सी भी ओवरलैप नहीं करेगी तो उसकी टिल्ट होगी, तो एक ही कॉर्नर पॉइंट आपका मिलेगा ऑप्टिमल। लेकिन अगर ये जी किसी रीजन के ऊपर, किसी एक स्लाइड के ऊपर ओवरलैप कर जाए, इट मींस आपका आंसर एक नहीं है, बल्कि उस लाइन के ऊपर जितने पॉइंट्स हैं x13 4.5, x1 3.5, 4.3, कितने हो गए? इनफाइनाइट। तो बताएं एडवांटेज किसको जाता है? एक कॉर्नर पॉइंट है वो अच्छी बात है, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है वो अच्छी बात? एक कॉर्नर पॉइंट सर। एक कॉर्नर पॉइंट। यस। अच्छा, माइंड में रखिएगा, पहले इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते थे और हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन ढूंढते थे। अब इनफाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशंस आ गए, आंसर ये आ गया इनफाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसको एडवांटेज आता है इनफाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे। क्यों? दो प्रोडक्ट बन रही है, प्रॉफिट तो उतना ही है जितना वो पूरी लाइन का एक ही प्रॉफिट होगा। अगर जी 36 है और वो ओवरलैप कर रही है, तो प्रॉफिट तो 36 से ऊपर नहीं जा सकता। प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको डिसीजन क्या लेना है? एक कॉर्नर पॉइंट पे एक ही डिसीजन है कि ये प्रोडक्ट इतनी बनेगी, ये इतनी बनेगी, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं उसके पास। और जबकि अगर इनफाइनाइट है, उसी सेम प्रॉफिट पे उसके पास ऑप्शंस की इतनी वैरायटी है, तो वो अपनी मर्जी से देख सकता है ये प्रोडक्ट को थोड़ा सा कम बना लो, इसको ज्यादा, उन्हीं में से ऑप्टिमल सॉल्यूशन पिक करें। तो आप इनफाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब है उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो ये डिसीजन हो रहा है, उसके पास इनफाइनाइट डिसीजंस आ गए, वो तो खुश हो गया। तो एडवांटेज इसको कहते हैं अल्टरनेटिव ऑप्टिमा। ऑप्टिमा अल्टरनेटिव है, इनफाइनाइट है। ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? कितना टाइम रहता है सर? जी जी। सर जो आपने जो हमारा जो पॉइंट आया जिस पे आप कह रहे हैं ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है और ये ही जी है मैक्सिमम, वो 36 है, और लास्ट पॉइंट पे भी 36 आएगी। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अभी जी हमारा है 3 और 5, उसमें तो जी यही है। मैं कह रहा हूँ अगर ये चेंज हो तो जी इस तरह हो और वो इधर ओवरलैप कर रहा है, तो आप दोनों पे आपका जी उधर से देखा जाएगा। मैंने सपोज किया 36, वो कुछ और होगा। क्यों? जब ये लाइन आप इस तरह की ले रहे हो तो पूरा जी कोई और होगा, तो तभी ये स्लोप चेंज हुआ ना इसका। ठीक। अभी मैं जो एग्जांपल की अल्टरनेटिव ऑप्टिमम है उसमें जी ये नहीं है, 3 और 5 ये कुछ और है। तो वो उस केस में क्या होगा, ये इधर जाके ये दो कॉर्नर पॉइंट्स हैं जो मैक्सिमम है, तो हम देखेंगे वो जाहिर लाइन फिक्स हो जाएगी। एक फिक्स लाइन का जो स्लोप होता है उसमें जी एक फिक्स, देखें ये जी 20 है ना, तो पूरी लाइन के लिए जी क़यामत तक 20 रहेगी। क्यों? आप लाइन को ऊपर तो नहीं लेके गए, उसी लाइन की बात कर रहे हैं। तो जब इधर आ जाएगा वो जो जी होगा वो एक फिक्स्ड है और वही मैक्सिमम है, जबकि सॉल्यूशन ऑप्टिमल सॉल्यूशन वो इनफाइनाइट है। आपके पास वो ओआर टीम ने जो मैन्युफैक्चरिंग टीम को जो सजेस्ट कर रही है वो ये कर रही है, टेंशन ही नहीं है। आप बॉस से पूछ लेंगे कि उसको क्या बेनिफिट मिले, किस तरह की प्रोडक्ट मार्केट में भेजनी चाहिए। क्यों? कंस्ट्रेंट्स की वायलेशन नहीं हो रही, प्रॉफिट पे भी कोई मैक्सिमम मिल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग की इनफाइनाइट ऑप्शन। हो गया पॉइंट क्लियर? ओके सर, ठीक। नेक्स्ट क्लास में हम जा रहे हैं ऑनलाइन, लेकिन मैंने इधर ही आने, तो मैं इसी तरह व्हाइट बोर्ड का एरिया लेके आपको यह बताया करूंगा, तो मेरे ख्याल में ज्यादा। नेक्स्ट क्लास में मैंने वैसे ना वो मॉडल कंस्ट्रक्ट करना बताना था, उसमें मार्च डिफिकल्ट पोर्शन है, तो मैं सीक्वेंस फिर चेंज करता हूँ 2 वीक के लिए।
ये ग्राफिकल मेथड है, इसी प्रॉब्लम को हम दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे, अलजेब्राइक मेथड, सिंपलेक्स मेथड। तो वो भी कम डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन उसमें कैलकुलेट टेबल बनाना है तो मेरे लिए ज्यादा आसानी होगी। तो हम ये जो आपका था ना इस मॉडल को कंस्ट्रक्ट करना, उसको हमने 2 वीक पोस्टपोन कर दिया, ताकि इधर आएंगे तो फिर समझ आएगी। यानी ये मैथमेटिक्स किस तरह से बनती है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी, उसकी ये मैथमेटिक्स कैसे बनानी, इसको कहते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ एलपी मॉडल। एलपी मॉडल फॉर्मुलेट कर, तो ये मैंने पोस्टपोन कर दिया 2 वीक में। ऑनलाइन नहीं मैं करवाना चाह रहा हूँ, अगर एक्सटेंड हो जाएगा फिर तो करवाना पड़ेगा, लेकिन देखते हैं 2 वीक तक आपको इसका दूसरा मेथड बताएंगे अलजेब्राइक। और वो अलजेब्राइक मेथड क्या होगा, नंबर ऑफ वेरिएबल्स 100 भी होंगे तो उस पर भी वर्क करेगा, और वही सिंपलेक्स मेथड पूरे सेमेस्टर में आपका चलना है जो हमने, और मैं व्हाइट बोर्ड पे समझ आ जाएगी और वीडियो लेक्चर में भी आपको समझ आ। तो जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन, आप अटेंडेंस सर्कुलेट कर दें प्लीज, एक पेज, और जो ऑनलाइन है आपकी अटेंडेंस में जूम से ले लूंगा। और माइंड में रखिएगा जिनकी टर्न इधर है, ये इवन वाले हैं ना, नहीं टर्न किनकी ऑन कैंपस इवन, तो और रोल नंबर्स जो उधर मौजूद है ऑनलाइन उनकी अटेंडेंस होगी। जो इवन इधर सपोज किए जा रहे थे घर बैठे हैं वो फिजिकली एब्सेंट हैं और अटेंडेंस में भी एब्सेंट ही होंगे। ये डिस्कशन हमारी हो चुकी हुई है, ठीक है। यानी इवन नहीं, जो इधर है ये तो फिजिकली प्रेजेंट है तो प्रेजेंट है, इधर तो कोई दूसरी ट्राई नहीं। ऑनलाइन अगर कोई इवन आईडी बैठा हुआ है तो अच्छी बात है, लेक्चर उसने सुन लिया सीख लिया, लेकिन फिजिकली वो अटेंडेंस उसकी, मैं नेक्स्ट सपोज किया यानी हमारी तरफ से जो है कि उधर उसको अगर ऑन कैंपस क्लास है तो उसको इधर आना है। तो नेक्स्ट 2 वीक में तो कोई टेंशन नहीं, सब कोई एक लिंक चलेगा और सारी ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन की मैं अटेंडेंस सिर्फ ऑड आईडीज की ही कंसीडर करूंगा। सर एक क्वेश्चन था सर लास्ट में। जी बोले सर जी आपने 20 जो सपोज किया, इससे भी ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट इस ग्राफ में है मौजूद है अभी आंसर में हमारे। आप जी 40 अगर लेते हैं ना, ये प्लीज अगर आप भी सुने, इन्होंने कहा अगर जी ज्यादा ले लें, एक तरफ से आवाज है कि जी 50 ले लें, अगर मैं जी 50 लूंगा तो यहाँ जी बनेगी। तो मुझे तो सिर्फ ये देखना था इस लाइन से कि इंक्रीज इस डायरेक्शन में, जी इधर, तो अगर जी इधर बन रही है फिर भी मुझे तो पता चल गया कि इस लाइन के इधर है, मैं फिर भी स्केल इधर से पकड़ के लेके जाऊंगा। वो लाइन तो सिर्फ मुझे ये बता रही है डायरेक्शन कौन सी है। देखिए मैंने ये लाइन नहीं ली, मैं ऐसे हटा देता हूँ, 50 सपोज की 50 लाइन बन रही है पैरेलल, फर्ज करें ये बन रही है, पैरेलल नहीं बन रही, पैरेलल ही लेके आ ये बन रही। मुझे तो ये पता चला ना एक पहली लाइन ये थी, दूसरी लाइन ये तो इंक्रीजिंग ये है, तो मैंने एक पहली लाइन से पकड़ना, एंगल तो पता चल गया उसका स्लोप, उसी स्लोप से ऐसे जाना। ये मुझे क्या बाहर बनती है, मुझे तो डायरेक्शन चाहिए थी उसकी। पॉइंट क्लियर हुआ आपका? यस सर ठीक है, पता चल गया, ठीक है। दूसरी सी इसलिए लेते हैं कि सिर्फ देखना है कि इंक्रीज कहाँ पे हो रही, तो स्लोप तो आपको मिला हुआ है, इसी से करके देखिए कॉर्नर पॉइंट लेना है आपने, देखना है कि इधर से जाके लेना है या नीचे से जाके लेना है। तो अगर मिनिमम का होता है तो नीचे से जाके लेना था, मैक्सिमम उधर है, उसने बता दिया इधर से इंक्रीज हो रही है। तो देखिए अगर आपको ये समझ आ गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको समझ आ गई स्लोप वही रहेगा, सिर्फ कॉर्नर पॉइंट नीचे को ड्रैग करना है क्योंकि इधर से कम हो रही है। नहीं मैक्सिमम लिखा होगा तो जिधर मैक्सिमम हो रहा है उधर से कॉर्नर पॉइंट ढूंढना है, मिनिमम लिखा होगा तो जिधर मिनिमम है उधर मूव करना। ये जनरल स्टेटमेंट। जो लोग ऑनलाइन ले रहे हैं उनकी जूम से मुझे अटेंडेंस मिल जाएगी, डोंट वरी। मैं सेशन एंड कर रहा हूँ। ओके थैंक यू वेरी मच।